अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो एक तो ऑब्वियस है। 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। थोड़ा सा उनके हवाले से बात करेंगे। अदालती तारीख का आज एक और आप यूँ समझिए कि बदकिस्मत वाक़या या नापसंदीदा वाक़या रूनुमा हुआ, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद आए, आकर चले गए, क्या रहा, क्यों गए, क्यों आए, इस हवाले से थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। और बुनियादी मामला तो पाकिस्तान की सियासी हलचल का ही है, लेकिन जो इसके कनेक्टिंग इश्यूज हैं या जो इस सारे मामले के अंदर जो जो हिलजुल हो रही है, वो हमारा मौजू है, जिसमें चंद मौजूआत मैंने आपको ये बता दिए। नाज़रीन, आज सुबह कराची में सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी और उस समाअत के दौरान कराची में एक पब्लिक पार्क पर जो के हवाले से, जिसके बारे में मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उन्होंने वो तफसीलात गुज़िश्ता समाअत पर फराहम कर दी थी, एक वाक़या रूनुमा हुआ, नापसंदीदा वाक़या कह लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी अमीन समाअत कर रहे थे। उसमें मुर्तज़ा वहाब ने कुछ बात की, उसके बाद अदालत ने उनको झाड़ पिलाई एक तरह से, और फिर उनकी बरतरफी के अहकाम जारी कर दिए और बाद अज़ां उनकी दरख्वास्त पर वो अहकाम वापस ले लिए गए। नाज़रीन, सब आप जानते हैं इस वाक़े को, इसकी तफसीलात पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुर्तज़ा वहाब ने अलबत्ता शाम में एक प्रोग्राम में ये कहा कि वो थोड़े शायद तुर्श हो गए थे। ठीक है, अदालत के सामने तो ऑब्वियसली अदालत अगर जो कह देती है तो आपको सर झुकाना पड़ता है, और यही बात उन्होंने मुनासिब कही। लेकिन नाज़रीन, मैंने 20-22 साल अदालती रिपोर्टिंग की है। इस किस्म की के वाक़यात या जजिस की जानिब से इस किस्म की के रवैये का इजहार बहुत ही कम देखा। वो बहुत ऐसी सूरत में होता है जब बहुत किसी बात पर गुस्सा आ जाए जजिस को। लेकिन दुनिया भर में जो अदालतें हैं, जो अदालती निज़ाम हैं और जो उसूल हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जज एक ऐसी शख्सियत होता है जो अपने अंदर का गुस्सा ज़ाहिर नहीं करता। उसको अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर फ़ैसला करना होता है, और इंसाफ का तकाजा भी यही होता है। आज जो ये वाक़या हुआ, उसमें मेरा ये ख़्याल है, जो मैंने अदालती प्रैक्टिस देखी है, कि आज अदालत ने जो भी कहा वो एक स्पॉन्टेनियस रवैये का इज़हार था। लेकिन जो उसका तरीक़ाकार है वो यही है कि अगर मुर्तज़ा वहाब हद से आगे भी बढ़ गए थे तो फिर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाता। तौहीन अदालत का इब्तदाई नोटिस देने के बाद उनका जब जवाब आता वकील के ज़रिए या ख़ुद, तो उसके बाद ये फ़ैसला हो सकता था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चल सकती है या नहीं। बहरहाल मामला निमट गया, खुश उसलूबी से अदालत ने उनकी बात तस्लीम कर ली और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे पर बरकरार रहने दिया। एक जुमला मेरा ख़्याल है जज हज़रात का बिल्कुल दुरुस्त था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करना चाहिए। ये एडवाइस अदालत की, ये बहुत खुशाइंद है। नाज़रीन, उसके अलावा एक और मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ॉरेन फंडिंग केस के लिए 4 जनवरी का दिन मुकर्रर कर दिया है हुकूमत और पीटीआई, बल्कि पीटीआई को और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि वो हाजिर हों। इब्तदाई तौर पर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक दोनों फरीकों को जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो फराहम की जाएगी, उसके मंदरजात पर उनके तलब किए जाएंगे कमेंट्स। लेकिन ये एक बड़ा वाक़या, इसको ज़रा किसी और तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है। इस दरमियान में ये हुआ कि आज 27 सितंबर थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जाए शहादत पर जलसा तय था। गुज़िश्ता रोज़ अचानक खबर मिली कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्लामाबाद आ गए हैं। मैंने कराची उनके स्टाफ से पूछा, इस्लामाबाद में भी पूछा, तो ये पता चला कि जी वो जलसे में शरीक नहीं होंगे और वो इस्लामाबाद आए हैं। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद कुछ वक्त गुजर गया, 1-2-3 घंटे गुजर गए,
वज़ीर आला सिंध ने का बयान सामने आया कि शायद उनकी तबीयत ख़राब है और वो डॉक्टर को दिखाने आए हैं। डॉक्टर तो कराची उनके साथ थे। आज जब उनकी तकरीर हुई तो उसमें भी ये वाज़ेह हो गया कि तबीयत ऐसी ख़राब नहीं थी। और वो जो मेरी अपनी ही खबर थी गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने चैनल को दी, जिसमें ये था कि वो किसी बड़ी मुलाकात के लिए आए हैं। बाज़ ज़राए का दावा है कि वो मुलाकात हो गई। मुलाकात की तफसीलात अभी नहीं मिली लेकिन जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब की जो तकरीर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे में, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एक मुस्लिम लीग नून की जानिब एक जुमला फेंका। उन्होंने कहा हम पर डील का इल्ज़ाम, टीवी पर बहुत बातें की जा रही हैं और जिनकी डील होती है उनके शहीदों के कब्रिस्तान नहीं होते। बड़ी बात कह गया बिलावल, एक नौजवान सियासतदान है, बड़ी बात कह गए। उसका जवाब नून लीग की तरफ से उस तरह से तो नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब डील नहीं कर रहे, और अगर नवाज शरीफ साहब डील नहीं कर रहे तो नए इंतखाबात का मुतालबा किससे है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इन सारे सवालात के जवाब तो मुस्तकबिल में मिलेंगे। हम भी तलाश करने की कोशिश करेंगे, आप भी तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं यकीनी तौर पर। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही है नाज़रीन। ये तय है कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी कुछ राब्ते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात चल रही है। और ये जो जितनी भी जो कुछ भी हो रहा है उसे कुछ लोग डील समझते हैं, ज़रूर दुरुस्त समझते हैं, और अगर वो डील नहीं हो रही तो भी डील की कोशिश ज़रूर हो रही है। ये भी बात तय है। लेकिन आज जो आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर थी, वो बहुत ही अहम तकरीर थी। और ये तकरीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यौम शहादत पर जो उनकी 14वीं बरसी थी उसके हवाले से थी। उनका ये कहना था कि भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा रोज़ मुझसे बातें करते हैं, भुट्टो ख़ानदान रोज़ मुझसे बातें करता है, मैंने बेनज़ीर से जो वादे किए वो पूरे करेंगे। और पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के मसाइल हल करेंगे, और अगर अक्ल हो तो पाकिस्तान के मसाइल को इस्तेमाल करके मुश्किलात से निकला जा सकता है। बड़ी खुशाइन बात है अगर ये ऐसा हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, उनके लहजे में जो एक एतमाद है, वो एतमाद 5-6 रोज़ पहले जब वो नवाब शाह में तकरीर कर रहे थे तो शायद वो नहीं था। वो किसी और को मुखातिब करके ये कह रहे थे कि मुझे कहा गया कि इसके लिए कोई फार्मूला दे दूं, तो मैंने कहा कि पहले इससे जान छुड़ाओ तो फिर बात होगी। मेरी इत्तला ये है नाज़रीन कि उस तकरीर के बाद राब्ते बहाल हुए और फिर मामलात आगे बढ़े, और मामलात आगे बढ़ने के बाद आसिफ अली जरदारी को 26 दिसंबर जैसे अहम दिन आना पड़ा इस्लामाबाद। 26 दिसंबर की शाम को वो भी मुलाकात उनकी हुई इस्लामाबाद में। डॉक्टर को भी शायद उन्होंने दिखाया, लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स तो उनके सारे कराची में हैं। डॉक्टर नदीम कमर हैं, नवीस कमर साहब के भाई हैं, वही उनका इलाज मालिजा देखते हैं। लेकिन बहरहाल, और फिर वो आज सुबह अचानक रवाना हो गए लाड़काने मंजोदाड़ो एयरपोर्ट के ज़रिए वो पहुँचे टॉर्नेडो हाउस। लेकिन वो दिन में मौसम ख़राब था, मौसम की ख़राबी के बाद रवाना हुए। इस दरमियान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का एक गैर रस्मी इजलास ज़रूर था टॉर्नेडो हाउस पर। बिलावल भुट्टो ने वहाँ आने वाले रहनुमाओं को खाने पर भी मदऊ किया था। लेकिन फिर गुज़िश्ता शब अचानक जब आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे तो उसके बाद मैसेज दिया गया पार्टी लीडर्स को और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को कि वो पहुँचे, क्योंकि ये CEC का इजलास होगा। रवायत भी है CEC का इजलास होने का, लेकिन इस बार वो लीडरशिप की गैर रस्मी मुलाकात थी जिसे CEC में बदला गया। 5 जनवरी को कराची में CEC का इजलास तलब किया गया था, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया। फिर ये बैठक हुई, और इस बैठक में नाज़रीन जो मैंने इससे पहले बात की थी जिससे जोड़ना मकसूद था, इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आ गया था कि 4 जनवरी को समाअत होगी। जब ये CEC शुरू हुई तो उस वक्त तक ये फ़ैसला आ चुका था। उसके बाद मेरी इत्तला ये है कि CEC अरकान को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या क्या शराइत तय पा रही हैं, किन शराइत पर बात हो रही है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, PDM की जमातें दीगर क्या चाहती हैं, और इसमें से रास्ता कैसे निकालना है। इन तमाम हवालों से बात की गई।
اور پھر الیکشن میری ذاتی آبزرویشن بھی ہے، اطلاع تو ہے لیکن آبزرویشن بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی وجہ سے کہ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس چونکہ 4 جنوری کو ہے، تو 5 جنوری کو الیکشن کمیشن کے فیصلے، الیکشن کمیشن کی سماعت کے ایک روز بعد سی سی کا اجلاس رکھ لیا گیا دوبارہ سے، اور وہ کراچی کے بجائے لاہور میں رکھا گیا ہے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ لاہور میں بیٹھ کر اب ہم عمران حکومت کے خاتمے کا آغاز کریں گے۔ کیسے ہوگا یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر ان ہاؤس چینج ہوگی تو عمران خان صاحب باہر آ کر مجھے کیوں نکالا کا ورد کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر ان کے پیچھے ایک پبلک سپورٹ ضرور موجود ہے۔ لیکن ناظرین، میری رائے بھی ہے اور اطلاع بھی ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دونوں اس وقت بچ رہی ہیں تحریک عدم اعتماد سے۔ تحریک عدم اعتماد آپ کو یاد ہوگا 1989 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب ان کی حکومت کا تقریباً 1 سال مکمل ہوا تھا تو تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس کو اس وقت کے صدر غلام رضا خان کی بھی حمایت حاصل تھی، اور وہ آل پاورفل پریزیڈنٹ تھے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن انٹیلیجنس بیورو کی بنیاد پر جو حکومت کے ماتحت، پرائم منسٹر کے ماتحت ادارہ ہوتا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ نے ویک پوزیشن پر ہوتے ہوئے بھی وہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دی تھی۔ عمران خان صاحب بھی ناکام بنا سکتے ہیں، اور یہی ایک وہ ڈر ہوتا ہے، جو فون جانے کا ڈر ہوتا ہے اراکین کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ میں، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے فون نہیں جائیں گے یا اپوزیشن کے اور جو مؤثر حامی ہیں ان کے فون نہیں جائیں گے، تو ہو سکتا ہے انٹیلیجنس بیورو کے فون چلے جائیں، جس سے اراکین کی ایک اکثریت گھبراتی ہے حکومتی اتحادیوں میں سے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں انتظار کر رہے ہیں جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا، اس کے فیصلے کا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر اس میں جو اب تک میری اطلاعات ہیں، جو شواہد ہیں، 16 سے 18 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں دیا جا سکا، اسٹیٹ بینک نے ان کی تصدیق کر دی ہے، اور عمران خان صاحب اس کے لیے سرٹیفائی کر چکے ہیں کہ انہوں نے فارن فنڈنگ نہیں لی، لیکن ان اکاؤنٹس کے ذریعے فارن فنڈنگ ثابت ہوتی ہے۔ تو ملبہ سارا کا سارا پی ٹی آئی پر بھی گرے گا، لیکن اس سے زیادہ عمران خان صاحب پر گرے گا، نااہلی ہو سکتی ہے ان کی۔ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اس انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر ڈالے تاکہ عمران خان صاحب ایک لیگل کوگمائر میں چلے جائیں، ایک لیگل مشکل میں چلے جائیں۔ اس کے بعد ان کو عدالتوں سے کیس لڑنا ہوگا، لیکن جب تک عدالتیں ان کو بحال نہیں کریں گی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ فیصلے کے بعد وہ ان کے لیے حکومت کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے یہ پیپلز پارٹی نے بھی 5 جنوری کو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ڈیٹ رکھی ہے تاکہ اس کے بعد فیصلہ کریں، اور مسلم لیگ نون بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تاکہ وہ ملبہ جو ہے وہ ان دونوں جماعتوں پر نہ گرے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے کسی اور ویڈیو کے لیے۔ خدا حافظ۔